Hi, myself Dr. Mohit Kumar Agrawal. I am neonatologist and pediatrician. आज हम नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो है एक्सेसिव क्राइंग इन न्यूनेट। नवजात शिशु जो बहुत ज़्यादा रोते हैं, यूजुअली रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में जो रोते हैं, वो बहुत कॉमनली देखा जाता है और बहुत बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है ये एबनॉर्मल है। सो एक्सेसिव क्राइंग जो होती है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं फिजियोलॉजिकली, मतलब नॉर्मल कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना है बच्चे ने पॉटी तो नहीं की हुई, बच्चा हंग्री तो नहीं है। ये एक्सेसिव क्राइंग एपिसोड्स मोस्टली रात में ही होते हैं, इस वजह से रात में पेरेंट्स सोना चाहते हैं, बच्चा रो रहा होता है तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, हमें लगता है कोई दवाई मिल जाए, बच्चा किसी तरह से शांत होकर सो जाए। तो इसमें बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है सेडेटिव्स का। बच्चे को जो हम सुलाने की दवाई दे देते हैं, बच्चे को हम एक्सेसिवली विगरसली शेक करते हैं कि सो जाए बच्चा। कभी कभी हमें लगता है कि बच्चा एबनॉर्मल है, किसी बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा है। यूजुअली ये एपिसोड 2 सप्ताह से 8 सप्ताह के बीच में होते हैं। मैक्सिमम पीक आपकी 1 मंथ पर आ जाती है। मतलब बच्चा 2 सप्ताह से 2 महीने के बीच में अगर है और रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक अगर नहीं सो रहा है तो ये नॉर्मल होता है। बहुत बार लगभग 99% ये नॉर्मल होता है। इसके कॉमन कारण जो होते हैं, जो फिजियोलॉजिकल कारण होते हैं, उसमें पेट में दर्द होना, इंटरेक्शन का लैक होना। अब इंटरेक्शन का लैक होना हम कभी और डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपने माँ के पेट में भी देखा होगा, जब बच्चा माँ के पेट में था तो भी रात में लातें ज़्यादा फील होती थी। अब वो क्यों फील होती थी उसका रीज़न हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन बच्चा रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक एक्टिव रहता है और वो कुछ और नहीं जानते, केवल रोना जानते हैं। आप कमरे की लाइट भी बंद नहीं कर सकते हैं, बच्चे को आपको गोद में लेकर घूमना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो और कॉमन कारण होते हैं, नोज़ का, नाक का बंद हो जाना, नोज़ ब्लॉक, हेयर का एंटेंगल हो जाना, जो बच्चा का बाल है वो एक में एक फंस कर नॉट बन जाती है उसमें, उसकी वजह से बच्चा एक्सेसिव क्राई करता है। फॉरेन बॉडी इन आई, आई में बाल का चला जाना, बच्चा तो हटा नहीं सकता उसे, लेकिन बहुत बार बच्चा एक्सेसिवली उसके लिए इरिटेबल रहता है। फिर कॉमन कारण है बच्चे को माल हैंडलिंग अगर हम कर रहे हैं या कभी जानबूझकर भी नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें अननोइंगली हो जाती है। बच्चे को हमने माल हैंडल किया, मतलब बच्चे को हमने पुल किया और उसकी एल्बो, जो उसकी कोहनी है, वो उतर जाती है। इसके अलावा टेम्परेचर इनस्टेबिलिटी हो सकता है, बहुत गर्मी हो सकता है बहुत ठंड हो, दोनों ही कंडीशन में बच्चा एक्सेसिवली रोएगा। लेस कॉमन या रेयरली हम देखते हैं इन्फेक्शन का होना, बच्चे को बुखार है तो बच्चा रोएगा। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हम केवल और केवल कॉन्सेंट्रेट करेंगे नोज़ ब्लॉक पर। नोज़ ब्लॉक होना नॉर्मली 6 सप्ताह से 2 महीने के बीच में नॉर्मल होता है। कुछ बच्चों में ये 6 महीने तक भी देखा जाता है। फिजियोलॉजिकली जो भगवान ने हमारी नोज़ बनाई है वो डेवलप हो रही होती है और नोज़ के बीच में स्पेस बहुत कम होता है। कोई भी नोज़ रात के समय पर अपने आप ही स्वेल अप हो जाती है, तो उसकी वजह से जो ब्रीदिंग स्पेस है वो और कम हो जाता है। बच्चे 1 साल से पहले मुंह से सांस नहीं ले सकते क्योंकि उनकी टंग पीछे की साइड होती है, तो बच्चे को सांस नाक से ही लेनी है और नाक ब्लॉक हो रही है तो बच्चा परेशान हो जाता है उसमें और रोकर अपना एक्सप्रेस करता है, रोकर हमें बताता है कि मुझे सांस नहीं आ रही है। हर क्राई जो भी बच्चे की होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे नोज़ ब्लॉक में डिफरेंट क्राई होगी, कोलिक में डिफरेंट क्राई होगी। वो धीरे धीरे पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि ये क्राई और दिनों से एबनॉर्मल है। अब नोज़ ब्लॉक की वजह से बच्चे को एक्चुअल में कोई दिक्कत नहीं आती है। बच्चे का थोड़ा सा हम हेड अप कर दें, कुछ छोटे छोटे मेजर्स हैं अगर हम वो लें, जैसे फ़ैन की स्पीड बहुत कम रखें या फिर ना चलाएं। जैसे कि देखा है हमने अपनी जनरल लाइफ में भी देखा होगा, गाड़ी का अगर हम शीशा नीचे कर देते हैं, ग्लास नीचे कर देते हैं, तो सडनली हमें सांस आनी बंद हो जाती है बहुत तेज़। जब एडी करंट्स, जब एयर फ्लो हमारी नोज से टकराता है, तो बच्चे को एडी करंट्स डायरेक्ट एयर फ्लो से हमें अवे रखना है। एसी को हमें चलाकर रखना है, 24 से 26 डिग्री पर चलाकर रखेंगे तो वो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा इनसे भी अगर चीज़ें ठीक नहीं होती तो रूम में हम ह्यूमिडिटी बढ़ाएं। रूम में ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए 2-3 तरीके होते हैं।
मैं इसमें बेस्ट बताऊंगा आपको, कोल्ड ह्यूमिडिफायर जो आते हैं वो हमें ऑन करना है और वो पूरी रात ऑन कर कर रखना है। 90% बच्चे इन्हीं मेथड से ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ सलाइन ड्रॉप्स आती हैं नोज़ में डालने के लिए, वो भी हम डाल सकते हैं, उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या नहीं करना है वो इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हमने ये देखा कि नोज़ ब्लॉक होना 2 सप्ताह से 2 महीने के बीच में नॉर्मल होता है। तो बच्चे को डीकंजेस्टेंट, नोज़ को डीकंजेस्ट करने वाली दवाइयाँ नहीं देनी हैं। सो आस्क योर केयर गिवर कि हमारे बच्चे को अगर ये नोज़ ब्लॉक की वजह से आप समझ रहे हैं प्रॉब्लम है, तो क्या डीकंजेस्टेंट तो नहीं दे रहे? क्या डीकंजेस्टेंट देने से कोई प्रॉब्लम है? डीकंजेस्टेंट देते ही बच्चे की नोज़ ओपन अप हो जाती है। डीकंजेस्टेंट से प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे की नाक की म्यूकोजा, मतलब जो अंदर वाला पार्ट है, इट इज़ वेरी मैच्योर। ये मैच्योरिटी हमारी जनरली 5 या 6 साल के बाद आनी स्टार्ट होती है। तो जो म्यूकोजा है वो हमारी एट्रोफी, मतलब सिकुड़ना चालू हो जाती है। और वो अगर हम बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं डीकंजेस्टेंट का, तो वो परमानेंट ही हमारी एट्रोफी हो जाती है और बच्चे को ज़िंदगी भर नोज़ की प्रॉब्लम रहेगी उससे। दूसरा प्रॉब्लम इसमें क्या होती है कि जैसे ही हम डीकंजेस्टेंट बंद करते हैं, तुरंत बच्चे की नोज़ रिबाउंड कंजेशन में जाती है। मतलब पहले कंजेशन सपोज मान के चलिए 1 था, अब हमने डीकंजेस्टेंट बंद किया तो बंद करने की वजह से वो 1.5 या 2 पर जाएगा। इसको हम रिबाउंड कंजेशन बोलते हैं। सो आज का हमारा कैरी होम मैसेज यही है कि बच्चे के लिए, बच्चे की नोज़ का ब्लॉक होना ये फिजियोलॉजिकल होता है। स्पेशली रेनी वेदर में ये बहुत कॉमनली देखा जाता है, ड्राई वेदर में ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। उसके लिए जो जो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं वो मेथड्स हम यूज़ कर कर देख सकते हैं, एंड अवॉइड यूजिंग डीकंजेस्टेंट्स। थैंक यू।